हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी को डिस्कस करने वाले हैं जो कि लूसेंट से लिया गया है। और ये जो लूसेंट है ये 2020 एडिशन है, बिल्कुल अपडेटेड है ये। तो भारत की भूगोल को सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को कवर करेंगे और वो फर्स्ट चैप्टर है सामान्य जानकारी। तो भारत जो है, भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य में है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश हैं। कौन कौन से देश हैं? रूस है, कनाडा है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया है। और 8वां बड़ा देश है अर्जेंटीना। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या जो है वो संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। और ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश हैं: चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर और इसके तटीय भाग की लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर, लेकिन मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई है 6,100 किलोमीटर। तो आगे आप देखेंगे भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई। तो ये 7 पड़ोसी देश हैं, उनकी लंबाई है और ये सीमा से संबद्ध भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो बांग्लादेश जो है इसकी लंबाई है 4096.7 किलोमीटर और इससे सीमा से संबद्ध भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। चीन लंबाई है 3488.0, सीमा से संबद्ध भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। पाकिस्तान लंबाई 3323.0, सीमा से संबद्ध भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। नेपाल लंबाई 1751.0, सीमा से संबद्ध भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड है। उसके बाद अगला जो देश है वो है म्यांमार लंबाई है इसकी 1643.0 और इस सीमा से संबद्ध भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। भूटान लंबाई 699.0, सीमा से संबद्ध भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। और अफगानिस्तान से सीमा इसकी लंबाई जो है वो 1006 है और सीमा से संबंधित केंद्र शासित प्रदेश हैं लद्दाख जो कि पाक अधिकृत हैं और कुल लंबाई 15,106.7 है। भारत के कुल 16 राज्य जो हैं वो पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। भारत की जलीय सीमा और समुद्री सीमा से संबद्ध 7 देश हैं। पाकिस्तान है, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया है। तो ये जो चार्ट आप देख सकते हैं ये है पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबद्ध राज्य। बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश से सबसे लंबा संबद्ध राज्य है पश्चिम बंगाल, नेपाल से उत्तर प्रदेश, म्यांमार से मिजोरम और भूटान से असम है। भारत की जल और स्थल सीमा से लगे देश हैं बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारत का सबसे बड़ा दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ये बृहद निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पहले इसका नाम था पिग्मिलियन पॉइंट। ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जो कि जम्मू कश्मीर में है, पश्चिमी बिंदु सरक्रीक जो कि गुजरात में है और पूर्वी बिंदु किबुतु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। कोलाबा पॉइंट मुंबई में है, पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु में है और पॉइंट पेड्रो जो है वो जाफना जो कि श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है। भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है जो कि 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी।
काराकोरम रेंज भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाती है। 70 किलोमीटर लंबा ये ग्लेशियर जो है काराकोरम में सबसे लंबा है और धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है काराकोरम ग्लेशियर को, रेंज को। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है जो कि 1896 में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। अब ये रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है जो कि 15 अगस्त 1947 को सर CJ रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती है। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। पाक जल डमरू मध्य में ही राम सेतु स्थित है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है इंडोनेशिया, जो कि निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 82 डिग्री पूर्वीय देशांतर रेखा को माना गया है, जो कि ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। 82 डिग्री पूर्वीय देशांतर 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरता है। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। ये 8 राज्यों से होकर के जाती है। राजस्थान से गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के जाती है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य है उत्तर प्रदेश। इसकी सीमा 8 राज्यों से गुजरती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से लगी हुई है। 8 राज्यों से। उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगी हुई है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है 1663 किलोमीटर। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा लंबी है। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। कौन कौन से 9 राज्य हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल है। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जो है, सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती हैं। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती है। पाकिस्तानी सीमा से लगे 3 भारतीय राज्य हैं राजस्थान, जिसकी लंबाई है 1179 किलोमीटर, गुजरात और पंजाब है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व से म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से और उत्तर में चीन से मिलती है। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। 3 ओर बांग्लादेश से घिरा राज्य है असम और 3 ओर बांग्लादेश से घिरा राज्य है त्रिपुरा। ठीक है, 3 ओर बांग्लादेश से घिरा राज्य है त्रिपुरा। केवल उत्तर पूर्व में ये असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है। संकोश नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। तो ये आप कुछ प्रमुख दर्रे हैं जो कि आप देख सकते हैं, और ये दर्रे किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है वो आपको दिख जाएगा इसमें। तो एक नज़र में आप इसे भी देख लीजिए। काराकोरम दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर। बुरजिल दर्रा जम्मू कश्मीर। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। बड़ा लाचरा दर्रा हिमाचल प्रदेश। लीपू लेख दर्रा उत्तराखंड। माना दर्रा जो है उत्तराखंड में है। नीति दर्रा भी उत्तराखंड में ही है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। जयलेपला दर्रा सिक्किम। बोडिमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। यांगयाब दर्रा अरुणाचल प्रदेश। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश और तुजू दर्रा जो है वो मणिपुर में है। यांगयाब दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा हुआ है।
शिपकिल्ला नदी का निर्माण सतलज नदी द्वारा और जैलेपला का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ है। लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो कि 5624 मीटर है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। बुरजिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। बनिहार दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग जो है वो इसी में स्थित है। तुजू दर्रा जो कि मणिपुर में है, भारत और म्यांमार को जोड़ता है। शिपकिल्ला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। जीवित जड़ पुल ये मेघालय में पाया जाता है। तो जीवित जड़ पुल से रिलेटेड कुछ तथ्य आप देख सकते हैं। ये मेघालय के खासी जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधों के जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं, जिसे कि जीवित जड़ पुल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जिंग किंग इरो कहते हैं। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। भारत में रामेश्वर के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तैलिया मन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है, जिसे कि आदम का पुल कहा जाता है। जाफना जो कि तमिल बहुल है, शेष श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रे द्वारा जुड़ा हुआ है। तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे और वो चैप्टर है भारत का भौतिक स्वरूप। तो देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर या फिर उससे अधिक है। 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियां 18.6% भूभाग पर फैली हुई है। 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है। तो आगे ये चार्ट आप देख सकते हैं, ये हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है और इसकी लंबाई दी हुई है और इसका विस्तार कहाँ पे है वो दिया हुआ है। प्रादेशिक विभाग पंजाब हिमालय, इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर और इसका विस्तार है सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य। कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसका विस्तार है सतलज एवं काली नदियों के मध्य। नेपाल हिमालय, इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर और इसका विस्तार है काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य। असम हिमालय, इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर और इसका विस्तार है तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य। भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग में? उत्तरी पर्वतीय मैदान, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश और समुद्र तटीय मैदान। इन 5 भागों में बांटा गया है। भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहां आज हिमालय पहाड़ है, वहां टिथिस नामक उथला समुद्र था। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी यानी प्लेट टेक्टोनिक्स है। हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल और तिब्बत की ओर अवतल हो गई है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणी क्षेत्रों में बांटा गया है। तो वो 4 समांतर प्रमुख पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं वो आप आगे देखेंगे। इन चारों को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो पर्वत श्रेणी है वो है पर्वत श्रेणी क्षेत्र, वो है ट्रांस हिमालय क्षेत्र। ट्रांस हिमालय क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रेणियां आती हैं। केटू या गॉडविन आस्टेज जो कि इसकी लंबाई है 8611 मीटर, ये काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कश्मीर हिमालय करेवा के प्रसिद्ध है। कश्मीर हिमालय जो है ये करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ जाफरान की खेती की जाती है। करेवा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ यानी मोरैन पर मोटी परत के रूप में जमाव है। बृहत हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल में बनिहाल, जास्कर श्रेणी में फोटूला और लद्दाख श्रेणी में खरदुगला जैसे दर्रे स्थित हैं। कश्मीर हिमालय क्षेत्र में ही मीठे जल की झील है डल एवं वुलर, और खारे जल की झील है पोंगोक्सो और सोमुरिरी, ये स्थित है। ठीक है। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरारे शरीफ जैसे तीर्थ स्थान कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय में ही स्थित है। अगला जो समान क्षेत्र है पर्वत श्रेणी क्षेत्र वो है हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या वृहद हिमालय।
ये हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, जो कि नेपाल है, वो इसी पर्वत नेपाल में है, वो इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कॉमेट और नामचाबरवा जो है वो इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं। वृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। ये थोड़ा सा ब्लरी हो गया है, ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट लिखा हुआ है। वृहद हिमालय जो है वो लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। अगली जो श्रेणी है वो है हिमाचल श्रेणी, अर्थात लघु या फिर मध्य हिमालय। इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलावीरा, मसूरी, नागटिबा और महाभारत श्रेणियां हैं। वृहद व लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा की घाटियां मिलती हैं। यहाँ अल्पाइन चारागाह है, जिन्हें कि कश्मीर घाटी में मर्ग यानी गुलमर्ग और सोनमर्ग और उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहा जाता है। शिमला, कुल्लू मनाली, मंसूरी, दार्जिलिंग, ये जो है लघु हिमालय में ही हैं। बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के खानाबदोश लोग रहते हैं, जो कि ग्रीष्म ऋतु में ऊपर बुग्याल में चले जाते हैं और शरद ऋतु में नीचे घाटियों में लौट आते हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी इसी पर्वत क्षेत्र में स्थित है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जो है वो इसी इलाके में स्थित हैं। तो लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है। अगली जो श्रेणी है वो है शिवालिक, अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय। ये हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जैसे कि काठमांडू घाटी। पश्चिम में इन्हें दून या द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार। तो ये दून है और ये द्वार है। शिवालिक, देहरादून और हरिद्वार जो है ये शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में हैं। ये सबसे पुरानी चट्टानों से बनी हुई है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित है, जो कि गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। अरावली के पश्चिमी ओर से माही और लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ से रण में गायब हो जाती है। अरावली के पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है, वैसी नदी जो कि ज़मीन में ही लुप्त हो जाती है उसे द रिवर ऑफ इम्पेरियल कहते हैं। ठीक है। मालवा का पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान राज्य में है। ये ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है। इससे चंबल और बेतवा नदी निकलती है। विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश और दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। ये परतदार चट्टानों का बना है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक, जो कि 1036 मीटर है इसकी ऊंचाई। ये पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है। इसके पश्चिम की ओर नर्मदा नदी, उत्तर की ओर सोन नदी और दक्षिण की तरफ महानदी निकलती है। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्राय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर यानी खनिज भंडार की दृष्टि से ये भारत का सबसे संपन्न, तो इसको भारत का नूर भी कहा जाता है। सतपुरा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में है। ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है। इनकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, जो कि महादेव पर्वत पर स्थित है। इसके पूर्वी हिस्से में ताप्ती नदी निकलती है। पूर्वी हिस्से से पश्चिमी घाट, ये पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक लगभग 1600 किलोमीटर में विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। पश्चिम घाट से उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियाँ मिलती है, जो कि एशियाई सिंह के लिए विख्यात है। पश्चिम घाट को सहयाद्री भी कहा जाता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जो कि गोवा से गुजरती है, सहयाद्री को दो भागों में विभाजित करती है। कौन कौन से भाग? उत्तरी सहयाद्री और दक्षिणी सहयाद्री। उत्तरी सहयाद्री के ऊपरी सतह पर बेसाल्ट लावा का निक्षेप है। वहीं दक्षिणी सहयाद्री के आर्कियन युग की ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से बना है।
उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर है कालसूबाई जो कि 1664 मीटर और कुद्रेमुख 1892 मीटर है। और महाबलेश्वर भी जो है 1438 मीटर, महाबलेश्वर भी उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है। बलेश्वर का उच्चतम बिंदु है विल्सन पॉइंट, आर्थर सीट पॉइंट, निडल होल पॉइंट यानी कि एलिफेंटा पॉइंट महाबलेश्वर में ही है। महाबलेश्वर से 5 नदियाँ निकलती हैं, कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री और कोयना। तो ये हैं दर्रे से गुजरने वाले प्रमुख रेल और सड़क मार्ग। थाल घाट दर्रे ये मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल एवं सड़क मार्ग है। भोर घाट दर्रे मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल एवं सड़क मार्ग है। पाल घाट दर्रे कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इंदौर रेल व सड़क मार्ग है। अगला जो चार्ट है ये पश्चिमी घाट के दर्रे उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं। तो ये दर्रा है, ये उसकी ऊंचाई और ये इसकी स्थिति है। थाल घाट की ऊंचाई है 580 मीटर और इसकी स्थिति है नासिक एवं मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग। भोर घाट की ऊंचाई है 630 मीटर, इसकी स्थिति है मुंबई एवं पुणे के बीच का संपर्क मार्ग। पाल घाट की ऊंचाई है 305 मीटर, इसकी स्थिति है कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच का संपर्क मार्ग। शेनकोटा ऊंचाई है इसकी 280 मीटर और इसकी स्थिति है तिरुवनंतपुरम एवं मदुरै के बीच का संपर्क मार्ग। दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में है। ये ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का बना हुआ है। ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है और ये परिवर्तित चट्टानों से बना है। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है जो कि एक ब्लॉक पर्वत है। ये मुख्यतः चार्नोकाइट पठार से बनी हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा, इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उटकमंड इसी पहाड़ी पर है। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पाल घाट है। पाल घाट गैप पश्चिम और पूर्वीय घाट का मिलन स्थल है, अर्थात पूर्वीय घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। इसके पार फैली कार्डामम की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का विस्तार माना जाता है, इलायची का। अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनैमुदी, इसकी ऊंचाई है 2696 मीटर। अन्नामुदई 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में गुजरती हैं। दक्षिण की ओर इलायची यानी कार्डामम की पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ और उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियाँ। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाई कनाल तमिलनाडु पालनी पहाड़ी में ही स्थित है। शेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के सेलम में अवस्थित है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। भारत के पूर्वीय समुद्र तट को कई भागों में बांटा गया है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट, कोरोमंडल तट, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट, गोलकुंडा तट और गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग उत्तरी सरकार तट कहलाता है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं। पारादीप जो कि उड़ीसा में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नौर जो कि तमिलनाडु में है। ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह हैं। विशाखापट्टनम बंदरगाह डॉल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून है पुलिकट जो कि चेन्नई में है, चिल्का, पूरी और कुलेरू जो कि आंध्र प्रदेश में है। ये पूर्वी तट पर स्थित लैगून है, पुलिकट, चिल्का और कुलेरू। लैगून जो है, लैगून समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा कर देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इसी जलीय आकृति को लैगून कहते हैं। भारत के पश्चिमी तट को कई भागों में बांटा गया है। गुजरात,
गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट, गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक का तटीय क्षेत्र केंद्रा तट, और मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं। कांडला जो कि गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र, मार्मागोआ गोवा में, मंगलुरु कर्नाटक, कोच्चि और नाहवा शोवा जो कि महाराष्ट्र में है। तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है कांडला, मुंबई, मार्मागोआ, मंगलुरु, कोच्चि और नाहवा शोवा। सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। मालाबार तट पर अनेक पश्चजल हैं जिसे स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। कयाल मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायान के लिए प्रयोग किया जाता है और ये पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलामकाली नौका दौड़ का आयोजन पुन्नामदा कयाल में किया जाता है। भारत में 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें करीब 247 छोटे छोटे द्वीप हैं। निकोबार में 19 द्वीप हैं। ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। कोको जल मार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है, जहां चीन ने निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। बंगाल की खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया है। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है, जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। यहाँ न्यू मूर नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ है। सुंदरवन जो कि गंगा का डेल्टा है में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप माजुली जो है असम में स्थित है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों शाखाएं मिलकर के बनाती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैंडल पीक, इसकी ऊंचाई है 738 मीटर। ये उत्तरी अंडमान में है। तो आगे जो चार्ट देख सकते हैं, ये अंडमान व निकोबार के पर्वत शिखर हैं। ये शिखर है, उसकी अवस्थिति और इसकी ऊंचाई है। सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में अवस्थित है, इसकी ऊंचाई है 738 मीटर। माउंट थूलियर ये ग्रेट निकोबार में अवस्थित है, इसकी ऊंचाई है 642 मीटर। माउंट डियोवाली ये मध्य अंडमान में अवस्थित है, ऊंचाई है 515 मीटर। माउंट केओबो ये दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है और ऊंचाई है 460 मीटर। माउंट हैरियट ये दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है और इसकी ऊंचाई है 450 मीटर। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पत्तन यानी बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में है। नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा प्रवाल निर्मित द्वीप है। पुलिकट झील इसी द्वीप द्वारा समुद्र से विलग है। यहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। तो ये जो चार्ट है ये प्रमुख जल अंतराल है, ये नाम है, उसकी अवस्थिति दी हुई है। 80 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव व मिनिकॉय के मध्य अवस्थित है। 9 डिग्री चैनल कवरत्ती व मिनिकॉय के मध्य अवस्थित है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य अवस्थित है। ग्रैंड चैनल सुमात्रा इंडोनेशिया व निकोबार के मध्य अवस्थित है। पाक स्टेट तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य अवस्थित है। डुंकन पास दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के मध्य अवस्थित है। कोको स्टेट कोको द्वीप म्यांमार और दक्षिण अंडमान के मध्य अवस्थित है। पाक खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य अवस्थित है। मन्नार खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य अवस्थित है। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप व मालाबार तट के मध्य अवस्थित है। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ता है। और आगे हम कुछ 2 द्वीपों को भी देखेंगे। व्हीलर द्वीप जो है, व्हीलर द्वीप ओडिशा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ भारत अपने मिसाइल का परीक्षण करता है। वर्तमान में इस द्वीप का नाम है अब्दुल कलाम द्वीप
और पबन द्वीप जो है मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ये भारत और श्रीलंका के बीच जो एडमस ब्रिज है, राम सेतु, उसका भाग है। इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। भारत में बैरन और नारकोडा नामक दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप हैं। बैरन द्वीप जो कि निकोबार द्वीप समूह में है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम जो है ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इसमें कुल 36 द्वीप हैं। इसमें केवल 11 द्वीप पर ही आबादी है। आंट्रेट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 4.90 वर्ग किलोमीटर है। मिनिकॉय दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 4.80 वर्ग किलोमीटर है। पिटली द्वीप, जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभयारण्य है। अगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है जहां पे हवाई अड्डा है। लक्षद्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा दो भागों में विभाजित है। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कन्ना नोरे द्वीप। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय द्वीप एकमात्र अपवाद है जहां पे महल भाषा बोली जाती है। महल देवही लिपि में लिखी जाती है, जो कि मूलतः मालदीव की भाषा है। भारत की प्रवाल भित्ति क्षेत्र मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में सीमित है। लक्षद्वीप एटॉल प्रवाल द्वीप है और शेष सभी तटीय प्रवाल भित्ति हैं। प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरीय जीव मूंगा के अवशेषों के समेकन और संयोजन द्वारा होता है। मूंगा उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं और चूने पर निर्वाह करते हैं। तो आगे हम देखेंगे भारत की नदियां, उनका उद्गम, उनका मुहाना, लंबाई और विशेषताएं। सिंधु नदी का उद्गम है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानो ख्याबाब हिमनद से, और इसका संगम और मुहाना है अरब सागर। लंबाई है 2880 किलोमीटर और इसके विशेष हैं, इसकी सहायक नदियां हैं सिंधु नदी की सतलज, चिनाब, रावी, व्यास और झेलम। झेलम नदी उद्गम है बेरीनाग, कश्मीर के समीप शेषनाग झील, और इसका संगम या मुहाना है चिनाब नदी। इसकी लंबाई है 724 और भारत में इसकी लंबाई है 400 किलोमीटर। विशेष, झेलम नदी जो है श्रीनगर में शिकारा या बजरे चलाए जाते हैं झेलम नदी। रावी नदी उद्गम है कांगड़ा जी, हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रे के समीप, और इसका मुहाना है चिनाब नदी। इसकी लंबाई है 725। चिनाब नदी जो है, रावी नदी जो है ये माधोपुर के पास मैदान में प्रवेश करती है। अगला जो नदी है वो है चिनाब नदी। चिनाब नदी जो है इसका उद्गम है चंद्र और भागा इसके उद्गम स्थान है, जो कि लाहौल के बाड़ा लाचा दर्रे के दोनों ओर स्थित है। इसका संगम या मुहाना है सिंधु नदी। लंबाई है 1180 और इसका विशेष है कि ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये पीर पंजाल में गहरा जॉर्ज बनाती है और अखनूर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। अगली नदी है व्यास नदी। व्यास नदी का उद्गम है हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से 4330 मीटर की ऊंचाई पर, और इसका ऊंचाई पर समीप सतलज ऊंचाई पर, और इसका मुहाना और या फिर संगम है हरिके कपूरथला समीप सतलज नदी, और इसकी लंबाई है 470 किलोमीटर। इसका विशेष है कि कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधर पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती है। अगली नदी है सतलज नदी। इसका उद्गम है तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल, और ऊंचाई समुद्र तल से 4555 मीटर है। इसका संगम या मुहाना है व्यास नदी हरिके पतन में, और लंबाई है इसकी लगभग 1500 और भारत में 1050 किलोमीटर है। इस सतलज नदी विशेष है कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। और अगली नदी है गंगा नदी। इसका उद्गम है गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी, और मुहाना समुद्र तल बंगाल की खाड़ी से 3900 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर, और इसकी लंबाई है 2525, और इसका विशेष है कि गंगा, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। अगली नदी है
यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम है बंदरपूछ के पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी। यमुनोत्री हिमानी ऊंचाई समुद्र तल से 6316 मीटर है और इसका संगम मुहाना है प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा नदी और लंबाई है 1375। और यमुना नदी का विशेष है कि इसकी सहायक नदियां हैं यमुना नदी की चंबल, बेतवा और केन। ये तीनों नदी ही दक्षिण से यमुना में मिलती है। चंबल नदी, इसका उद्गम मध्य प्रदेश में मऊ के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी सिंगार चौरी घाटी और ऊंचाई किलोमीटर दूर यमुना नदी समुद्र तल से 843 मीटर है। इसका मुहाना है इटावा उत्तर प्रदेश से 38 किलोमीटर दूर और इसकी लंबाई है 995 किलोमीटर। विशेष है चंबल का, ये जो है देश के सबसे गहरे खड्डों का निर्माण। इसकी सहायक नदियां हैं काली सिंध, पर्वती, सिप्ता, बनास, कुरल, बामनी और मेज। अगली नदी है रामगंगा। इसका उद्गम है नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी का दक्षिणी भाग। इसका मुहाना है कन्नौज के निकट गंगा नदी और इसकी लंबाई है 696 किलोमीटर। और रामगंगा नदी का विशेष है कि खोन इसकी प्रमुख सहायक नदी है। अगली नदी है शारदा। शारदा का उद्गम है कुमायूं हिमालय का मिलान हिमालय का मिलाम हिमलद और शारदा को काली गंगा भी बोलते हैं। इसका उद्गम है उसका मुहाना या फिर संगम जिसको बोलते हैं बहराम घाट के समीप घाघरा नदी। लंबाई है 602 किलोमीटर। शारदा नदी, इसकी सहायक नदियां हैं सरमा, रिसार, सरयू या पूर्वीय रामगंगा और चौकिया। अगली नदी है घाघरा या करनाली या कोरियाला। इसका उद्गम है नेपाल में तकलाकोट से 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में ममसातुंग हिमानी। इसका संगम या मुहाना है सारण और बलिया जिले की सीमा पर गंगा नदी। इसकी लंबाई है 1080 किलोमीटर। और घाघरा नदी जो है ये शिवालिक को पार करते समय शीश पानी नामक 180 मीटर गहरे गड्ढे पर खड्ड पर निर्माण और चौकिया और छोटी गंगा इसकी सहायक नदियां हैं। अगली नदी है गंडक जो कि नेपाल में शालिग्राम और वह मैदानी भाग में नारायणी बोलते हैं इसको। इसका उद्गम है नेपाल। इसका संगम या मुहाना है पटना के समीप गंगा नदी और इसकी लंबाई है भारत में 425 किलोमीटर। गंडक नदी जो है इसकी सहायक नदी है काली गंडक और त्रिशूली गंगा है। इसमें मिलने वाली गोल गोल पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है, गंडक नदी में जो मिलती है गोल गोल। अगली नदी है कोसी नदी। इसका मुहाना है गोसाई थान चोटी के उत्तर में और इसका कोसी नदी जो है इसका उद्गम है गोसाई थान चोटी के उत्तर में। इसका मुहाना या संगम है कारागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी। लंबाई है 730 किलोमीटर। कोसी नदी जो है इसकी मुख्य 4 अरुण नदी तिब्बत में पंक्चू है। सहायक नदियां हैं यारू, सुनकोसी, तामूर कोसी, इंद्रावती, लीखू, दुध कोसी, भोट कोसी, तांबा कोसी आदि। बेतवा या वेत्रवती नदी, इसका उद्गम है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमरा गांव के समीप विंध्याचल पर्वत और इसका संगम या मुहाना है अमीरपुर के समीप यमुना नदी। लंबाई है 480 किलोमीटर। बेतवा या वेत्रवती नदी ऊपरी मार्ग में कई झरनों का निर्माण करती है। अगली नदी है सोन नदी। इसका उद्गम है अमरकंटक की पहाड़ियाँ सोन नदी का और मुहाना या संगम है पटना के समीप गंगा में। लंबाई है 780 किलोमीटर और सोन नदी जो है नर्मदा के समीप उद्गम है। अगली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ये तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर सांपू और असम में की दूरी पर स्थित चेम युंग डुंग हिमानी दिहांग
और इसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से 5150 मीटर है। और इसका मुहाना है संगम बंगाल की खाड़ी। लंबाई है 2900 और भारत में इसकी लंबाई है 916 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं दिबांग, लोहित, कामेंग, सुबनसिरी, मानस, पुथिमारी, धनसिटी, पगलडिया, तिस्ता जो कि बांग्लादेश में है। अगली नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का मुहाना है विंध्याचल, उद्गम है नर्मदा नदी का विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित। और ये नर्मदा नदी जो है ये विंध्याचल पर्वत में स्थित श्रेणी में स्थित विंध्य व सतपुड़ा अमरकंटक नामक स्थान। ऊंचाई जो है समुद्र पर्वत श्रृंखला के मध्य तल से 1057 मीटर से होकर के बहती है। और इसका मुहाना या संगम है खंभात की खाड़ी। लंबाई है 1312 किलोमीटर। और नर्मदा नदी जो है ये जबलपुर में भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण डेल्टा के बजाय एस्चुअरी बनाती है। ये विभ्रंश घाटी जिसको कि रिफ्ट वैली बोलते हैं, ये विभ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है नर्मदा नदी। अगली जो नदी है वो है ताप्ती नदी। इसका उद्गम है ताप्ती नदी का बैतूल जिले मध्य प्रदेश के मुल्ताई यानी मूल ताप्ती और मूल ताप्ती नगर के पास 722 मीटर की ऊंचाई से। और इसका उद्गम मुहाना है सूरत के निकट खंभात की खाड़ी। लंबाई है 724 किलोमीटर। और ताप्ती नदी डेल्टा की बजाय एस्चुअरी बनाती है। पूर्णा प्रमुख सहायक नदी है ताप्ती की। महानदी का उद्गम है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप। और मुहाना है बंगाल की खाड़ी कटक के समीप। लंबाई है 815 किलोमीटर। महानदी जो है ये ब्रह्माणी और वैतरणी सहायक नदियां हैं महानदी की सहायक नदियां हैं ब्रह्माणी और वैतरणी नदी। अगली नदी है शिप्रा नदी। शिप्रा नदी का उद्गम है इंदौर जिले के काकरी बर्डी नामक पहाड़ी। और ये जो है इसका मुहाना है चंबल नदी 560 किलोमीटर इसकी लंबाई है। शिप्रा नदी जो है इसके किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है जहाँ पे प्रति 12वें वर्ष कुंभ मेला लगता है। अगली नदी है माही नदी। इसका उद्गम है धार जिला यानी मध्य प्रदेश के अमझोरा में खंभात की खाड़ी मेहद झील। माही नदी जो है इसका उद्गम है धार जिला मध्य प्रदेश के अमझोरा में मेहद झील। और इसका मुहाना या संगम है खंभात की खाड़ी। माही नदी की लंबाई है 585 किलोमीटर। और माही नदी जो है इस पर बजाज सागर बांध यानी बांसवाड़ा बनाया गया है। कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है माही नदी। अगली नदी है लूनी नदी। लूनी नदी जो है इसका उद्गम है अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ अरावली पर्वत। और ये पुष्कर के समीप 2 धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है जो कि गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। लूनी नदी का मुहाना या संगम है कक्षकिरण और इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। लूनी नदी जो है ये भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। जोवाही, सुकरी और जोजारी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगली नदी है सोम नदी। सोम नदी का उद्गम है उदयपुर जिले के बीछा मेंढा नामक स्थान पर। और इसका मुहाना है बेडेश्वर के समीप महानदी। और इसकी जो सोम नदी जो है ये जोखम, गोमती और सारनी इसकी सहायक नदी हैं सोम नदी की। अगली नदी है साबरमती नदी। इसका मुहाना उद्गम है जयसमुद्र झील अरावली पर्वत पर। और इसका संगम या मुहाना है खंभात की खाड़ी। साबरमती नदी की लंबाई है 371 किलोमीटर। और अगली नदी है बनास। साबरमती नदी को ही बनास भी बोलते हैं अर्थात वन की आशा। और इसका मुहाना जो है चंबल रामेश्वरम के नज़दीक और लंबाई है इसका 480। साबरमती नदी जिसको बनास नदी भी कहते हैं, ये जो है एकमात्र ऐसी नदी है जो कि संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। और इसकी सहायक नदियां हैं बेचड़, कोठारी, मानसी खारी, मोरल। अगली नदी है
बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी का उद्गम है बैराट की पहाड़ी जयपुर, और इसका मुहाना संगम है यमुना फतेहाबाद आगरा के समीप। बाणगंगा की लंबाई है 378 किलोमीटर, और इस पर जमुआ रामगढ़ के पास इस पर जमुआ रामगढ़ के पास बांध बनाकर जयपुर को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। अगली नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम है महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़, ऊंचाई समुद्र तल से 1337 मीटर है। इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी, और इसका कृष्णा नदी की लंबाई है 1401 किलोमीटर। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा एक्सेट्रा। अगली नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम है नासिक जिले महाराष्ट्र के त्र्यंबकम गांव की एक पहाड़ी यानी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी व लंबी नदी है ये। इसका मुहाना या संगम बंगाल की खाड़ी है। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसे वृहद गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी, पूर्णा, वैनगंगा, प्रवदा और वर्धा। अगली नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम है कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी, और इसका ऊंचाई जो है समुद्र तल से 1341 मीटर ऊपर है। संगम या मुहाना है कावेरी का बंगाल की खाड़ी, लंबाई है 800 किलोमीटर, और कावेरी नदी जो है इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात और श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम द्वीपों की उपस्थिति इसका महत्व बढ़ा देती है। इसकी सहायक नदियां हैं बाएं हेमावती, शिमसा, अर्कावती, दाएं काबिनी, भवानी, नेयल, अमरावती, ये सारे इसकी सहायक नदियां हैं कावेरी की। अगली नदी है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी का उद्गम है कर्नाटक में पश्चिम घाट पहाड़ की गंगा मूल चोटी से तुंगा, और समीप में ही कांडूर से भद्रा नदी का उद्गम स्थल है तुंगभद्रा का। तुंगभद्रा का संगम या मुहाना है कृष्णा नदी, और इसकी लंबाई है 331 किलोमीटर। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं कुमुदवती, वर्धा, मगारी और हिंद नदी। अगली नदी है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल है नंदी दुर्ग श्रेणी की चिन्ना केसवा पहाड़ी कर्नाटका। मुहाना है बंगाल की खाड़ी, लंबाई है 597 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां है पापहनी और चित्रावती। अगली नदी है दक्षिणी टोंस। इसका उद्गम स्थल है कैमूर पहाड़ियों में स्थित तमसा कुंड सिरसा के समीप जलाशय, और इसका मुहाना है गंगा नदी, और इसका दक्षिणी टोंस की लंबाई है 265 किलोमीटर, और इस पर बिहार प्रपात स्थित है। दक्षिणी टोंस पर बिहार प्रपात स्थित है। पेरियार नदी। पेरियार नदी का उद्गम स्थल है पेरियार झील, और इसका पेरियार नदी जो है ये नदी केरल में प्रवाहित होती है। उमियम झील इसका उद्गम स्थल है मेघालय में, और ये जो है एक छोटी नदी है उमियम झील। हुगली नदी जो है ये गंगा की एक शाखा है जो कि धूलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण गंगा से अलग होती है, और हुगली का मुहाना है बंगाल की खाड़ी। संगम या मुहाना जो है वो बंगाल की खाड़ी है हुगली का। और हुगली की प्रमुख सहायक नदियां हैं जलांगी, ये भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी है। इसका नदी मुख्य भारत की नदियों में सबसे बड़ा है। अगली नदी है बैगाई नदी। बैगाई नदी का उद्गम स्थल है कंडन मणिकन्यूर पश्चिम घाट में मदुरै के समीप तमिलनाडु। मुहाना या संगम है बंगाल की खाड़ी, लंबाई है 288 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां हैं कुमम, वर्षानाड, सरीलियार, तेवियार, बराह और मंगलार। इसके स्रोत देख लीजिए। नदी की लंबाई भारत भौतिक पर्यावरण वर्ग 11 क्लास 11 एनसीईआरटी के परिशिष्ट थर्ड से ली गई है। ये जो स्रोत आप देख रहे हैं ये 11th क्लास के एनसीईआरटी के परिशिष्ट थर्ड से ली गई है। उत्तराखंड की उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री
हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। यहाँ इसे भागीरथी कहते हैं। अलकनंदा का उद्गम स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपत हिमानी यानी अलकापुर हिमनद में है। अलकनंदा धौली और विष्णुगंगा थार धाराओं से मिलकर बनती है, जो कि जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा की एक अन्य सहायक नदी है पिंडार, जो इससे कर्ण प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा धौली और विष्णु प्रयाग में मासीर नामक की मछली होती गंगा का संगम है। इसका निवास नदी के निचले अलकनंदा और कर्ण प्रयाग हिस्से में होता है, किंतु अंडा देने पिंडार का संगम के लिए ये ऊपर आ जाती है। अलकनंदा और रुद्रप्रयाग मंदाकिनी का संगम है। काली गंगा के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। अलकनंदा और देवप्रयाग भागीरथी का संगम है। गंगा नदी का नाम गंगा देवप्रयाग के बाद पड़ता है, जहां अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती है। गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यहाँ से पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर, फिर पूर्व की ओर बहती है। गंगा नदी बांग्लादेश में पहंबा के नाम से बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है और पाबना के पूर्व गोलुंडो घाट के पास पहंबा से मिलती है और इसकी सम्मिलित धारा को पहंबा कहते हैं। आगे बहती हुई जब ये नदी जो है चांदपुर के उत्तर पहुंचती है तो मेघना इसे आकार मिलती है। मेघना जो है इससे आकर के मिल जाती है। तब ये मेघना के नाम से बहती हुई कई जल वितरिकाओं में बढ़ती हुई समुद्र में मिल जाती है। मेघना की सहायक बराक नदी है। बराक नदी उद्गम मणिपुर की माउंट जानपो पहाड़ी है। ब्रह्मपुत्र नदी यरलुग जंगबो नदी चेमयुंगडुंग हिमानी से निकलती है। ये हिमानी मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। तिब्बत में इसे सांगपो, अरुणाचल में दिहांग और असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ये एक पूर्ववर्ती नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं दिबांग, कामेंग, लोहित, सबनसिटी, बरेली, मानस, धनसिरो, रैदाग, पगलडिया, कोपिली, ये सब इसके सहायक नदियां हैं। चंबल राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि साल भर बहती है। ये 84गढ़ यानी चित्तौड़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। ये नदी पर भैंसरोड़गढ़ यानी चित्तौड़ के पास प्रख्यात चूलिया जलप्रपात है। सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू और कश्मीर से होकर के बहती है। भारत व पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौता संधि 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम यानी सिंधु नदी और उसके सहायक नदी झेलम और चिन्नाव के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। रायगढ़ और रत्नागिरी के बीच सावित्री नदी बहती है, जो कि इन दोनों स्थानों की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। वंशधारा नदी ओडिशा के कालाहांडी जिले से निकलती है, जो कि गोदावरी और ऋषिकुल्या नदी के बीच से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया भारत के 7 राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा में विस्तृत है। बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जानपो से निकलती है। ये भारत के असम, मणिपुर और मिजोरम राज्यों से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। बराक नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं जीरी धलेश्वरी और सिंगला, लोंगई और सोनाई। ये उसकी बराक की सहायक नदियां हैं। बांग्लादेश में इसे सुरमा और मेघना के नाम से जाना जाता है। बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया गया है। इसे बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया गया है। इस नदी में 3 मुख्य बांध अवस्थित है। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगाई। प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता क्रम है गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, फिर नर्मदा, महानदी, कावेरी, फिर ताप्ती है।
16 सितंबर 2015 को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत दक्षिण भारत की दो बड़ी नदियों गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया गया। इसके अंतर्गत परीक्षण के तौर पर आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले इब्राहिमपट्टनम नामक स्थान से पहली बार गोदावरी नदी के 600 क्यूसेक पानी को पोल्लावरम नहर द्वारा विजयवाड़ा जिले में कृष्ण नदी तक पहुंचाया गया। ये पोल्लावरम विजयवाड़ा लिंक परियोजना आंध्र प्रदेश के कृष्ण व गुंटूर जिले में पानी की कमी का सामना कर रहे किसानों के लिए लाभकारी मानी जा रही है। ये जो है पोल्लावरम विजयवाड़ा लिंक परियोजना आंध्र प्रदेश के कृष्ण व गुंटूर जिलों में पानी की कमी का सामना कर रहे किसानों के लिए लाभकारी मानी जा रही है। गांवों में दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, गोवा में दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, मांडवी और जुआरी नदी। नेक्स्ट जो चैप्टर 4 में हम डिस्कस करेंगे भारत की प्रमुख झीलें। तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है जो कि ओडिशा में है, जो कि खारे पानी की एक लैगून झील है। यहाँ नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। वर्षा ऋतु में चिल्का झील का दाया और भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। इस झील की लंबाई 65 किलोमीटर, चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर और गहराई लगभग 2 मीटर है। भारत में सबसे अधिक खारे पानी का झील सांभर झील, जिसका क्षेत्रफल 230 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि राजस्थान में है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुल्लर झील। वुल्लर झील का क्षेत्रफल 160 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना जो है वो इसी पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्री अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बॉल्सन कहते हैं। तो आइए हम एक नज़र में झील देख लेते हैं कि झील किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। डल झील जो है ये जम्मू कश्मीर में है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर। मानसबल झील जम्मू कश्मीर। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में है। अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर। नागिन झील जम्मू कश्मीर। सात ताल झील उत्तराखंड में है। नैनीताल झील उत्तराखंड में। राकसताल झील उत्तराखंड। मालाताल झील उत्तराखंड। देवताल झील उत्तराखंड में है। नौकुचिया ताल उत्तराखंड में है। खूरपा ताल उत्तराखंड में है। सांबर झील जो है वो राजस्थान में है। राजसमंद झील भी राजस्थान में ही अवस्थित है। पिछौड़ा झील राजस्थान में है। लुनकसर झील ये भी राजस्थान में है। जयसमंद झील राजस्थान। फतेह सागर झील राजस्थान। डिडवाना झील राजस्थान में है। लोकटक झील मणिपुर। पुलिकट झील तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में है। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। चिल्का झील उड़ीसा में है। लोनार झील महाराष्ट्र। बोम्बानट झील केरल। अष्टमुदी झील केरल और पेरियार झील जो है वो केरल में है। ऊटकडाल पुल डल झील के बीच में स्थित है और इसका अधिकांश भाग निशांत बाग से दिखाई देता है। भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक धरोहर ट्रस्ट यानी इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज यानी INTACH ने जर्मनी की सहायता से 17वीं शताब्दी के ऊटकडाल पुल को पुनरुद्धार करने का फैसला किया है। चौरस सतह और अनप्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को प्लाया यानी प्लेस कहते हैं। इसमें वर्षा का पानी जमा होता है लेकिन जल्दी ही भाप बनकर उड़ जाता है। अधिक नमक वाली प्लाया को सेलिनास कहते हैं। प्लाया को अरब रेगिस्तान में खबारी और ममलाहा और सहारा में शिट्टट कहते हैं। सांबर व डीडवाना थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झील है। सांबर झील बॉल्सन का, डिडवाना झील प्लाया का उदाहरण है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील है जो कि सिक्किम में है। चिस्ता नदी का उद्गम यहीं से होता है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है। उकाई जो कि गुजरात में है ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। उकाई झील जो है ये मानव निर्मित झील है। राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर जो कि राजस्थान में है और गांधी सागर मध्य प्रदेश चंबल नदी पर स्थित झीलें हैं। नागार्जुन सागर जो कि नालगोंडा जिला
तेलंगाना और गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश। कृष्ण नदी पर निजाम सागर तेलंगाना, मंजरा नदी पर, और तुंगभद्रा जो कि कर्नाटक में है, तुंगभद्रा नदी पर मानव निर्मित झील है। लोकटक झील जो कि मणिपुर में है, पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। लोकटक झील जो है ये पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। हुसैन सागर झील हैदराबाद व सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। पश्चिमी तट पर स्थित बेमनद झील जो है वो केरल में है और एक लैगून झील है। इस झील में वेलिंगटन द्वीप है जहां पर राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिताएं होती हैं। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A वेलिंगटन द्वीप पर ही है। पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में और 16% भाग तमिलनाडु में है। बैरियर टापू जिसका नाम श्रीहरिकोटा से है, इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। पुलिकट झील के जल का मुख्य स्रोत अरानी, कालंजी और स्वर्णमुखी नदियां हैं। बंकीघम नहर पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में है। पुलिकट झील के आंध्र प्रदेश नालौर जिला वाले हिस्से में 1976 में और तमिलनाडु तिरुवल्लूर जिला वाले हिस्से में 1980 में एक पक्षी अभयारण्य स्थापित किया गया। तो इस चार्ट को आप देख सकते हैं, ये है भारत की प्रमुख जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात वराही नदी में स्थित है और ये कर्नाटक राज्य में है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। दूधसागर जलप्रपात मांडवी में स्थित है और गोवा राज्य में 310 मीटर इसकी ऊंचाई है। जोग या जरसोप्पा जलप्रपात जो है ये शरावती नदी में स्थित है और कर्नाटक राज्य में इसकी ऊंचाई 255 मीटर है। येन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी में स्थित है, मध्य प्रदेश राज्य में 183 इसकी ऊंचाई है। शिव समुद्रम कावेरी नदी में स्थित है कर्नाटक में और 90 मीटर इसकी ऊंचाई है। गोकक जलप्रपात गोकक नदी में स्थित है कर्नाटक में और इसकी ऊंचाई 55 मीटर है। पायकारा जलप्रपात नीलगिरी क्षेत्र में स्थित है तमिलनाडु में। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी में स्थित है राजस्थान में, 18 मीटर इसकी ऊंचाई है। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी में स्थित है और राजस्थान में, जो कि 12 मीटर इसकी ऊंचाई है। बिहार जलप्रपात ये टोंस नदी में स्थित है राजस्थान में, 100 मीटर इसकी ऊंचाई है। धुआंधार जलप्रपात ये नर्मदा नदी में स्थित है, मध्य प्रदेश राज्य में, 10 मीटर इसकी ऊंचाई है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी में स्थित है झारखंड राज्य में, 74 मीटर इसकी ऊंचाई है। कावेरी नदी पर तमिलनाडु में होगिन कक्कल जलप्रपात और कर्नाटक राज्य में भाड़चुक्की और बालमुरी जलप्रपात अवस्थित है। जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा गैर पंक्तिबद्ध जलप्रपात है। अब हम आएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर 6 पे, भारत की जलवायु। जलवायु क्या है? किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे उस स्थान की जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मौसम क्या है? किसी स्थान पर थोड़े समय की, जैसे एक दिन या एक सप्ताह की वायुमंडलीय अवस्थाओं को वहाँ का मौसम कहा जाता है। भारत में मौसम संबंधी सेवाएं 1875 में स्टार्ट की गई। तब इसका मुख्यालय शिमला में था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका मुख्यालय पुणे लाया गया। अब भारत में मौसम संबंधी मानचित्र वहीं से प्रकाशित होते हैं, पुणे से। भारतीय जलवायु को मानसून के अलावे प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख कारक हैं। कौन कौन से कारक हैं? उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर। उत्तर में हिमालय पर्वत में इसकी उपस्थिति के कारण मध्य एशिया से आने वाली शीतल हवाएं भारत में नहीं आ पाती हैं। और दूसरा कारक दक्षिण में हिंद महासागर, इसकी उपस्थिति और भूमध्य रेखा की समीपता के कारण उष्णकटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श रूप में पाई जाती है। मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतः बदल लेने के कारण भारत में 4 ऋतु,
चक्रवत पाई जाती हैं। कौन कौन सी ऋतु? शीत ऋतु जो कि 15 दिसंबर से 15 मार्च तक होती है। दूसरा ग्रीष्म ऋतु जो कि 16 मार्च से 15 जून तक होता है। तीसरा वर्षा ऋतु जो कि 16 जून से 15 सितंबर तक होता है। और चौथा शरद ऋतु जो कि 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक होता है। ये तिथियां एक सामान्य सीमा रेखा को तय करती हैं। मानसून पवनों के आगमन और प्रत्यावर्तन में होने वाला विलंब इनको पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिम विक्षोभ या फिर जेट स्ट्रीम के कारण होती है। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिम विक्षोभ या फिर जेट स्ट्रीम के कारण होती है। राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहते हैं। जाड़े के दिनों में यानी जनवरी फरवरी के महीने में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा जो है वो लौटती हुई मानसूनी या उत्तरी पूर्वीय मानसून के कारण होती है। ग्रीष्म ऋतु में असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती हैं, जिनसे गरज के साथ वर्षा हो जाती है। इन हवाओं को पूर्वीय भारत में नॉर्वेस्टर और बंगाल में काली बैशाखी के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में इसे चेरी ब्लास्म और कॉफ़ी वर्षा कहा जाता है, जो कि कॉफ़ी की कृषि के लिए लाभदायक होता है। आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण इसे दक्षिण भारत यानी केरल में आम्र वर्षा यानी मैंगो शोवर कहते हैं। उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। लू किसको कहा जाता है? जो कि गर्म हवाएं चलती हैं। वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसे कि मानसून गर्त कहते हैं। इसी समय उत्तरी अंतः उष्ण अभिसरण यानी NITC उत्तर की ओर खिसकने लगती है, जिसके कारण विषुवत रेखीय पछुआ पवन और दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिण पूर्वीय वाणिज्यिक पवन विषुवत रेखा को पार करके फेरेल के नियम का अनुसरण करते हुए भारत में प्रवाहित होने लगती है, जिसे कि दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। भारत की अधिकांश वर्षा लगभग 80% इसी मानसून से होती है। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम के मानसून 2 शाखाओं में विभाजित होते हैं। पहला अरब सागर की शाखा और दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। यहाँ ये पश्चिमी घाट पर्वत से टकरा करके केरल के तटों पर वर्षा करती है। इसे मानसून प्रस्फोट, मानसून भ्रष्ट कहा जाता है। ठीक है, मानसून बर्स्ट कहा जाता है। गारो, खांसी एवं जयंतिया पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा अधिक वर्षा लाती है, जिसके कारण यहाँ स्थित मासिनराम मेघालय विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, लगभग 1141 सेंटीमीटर। मानसून की अरब सागर शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाए कुल आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर से और 35% भाग बंगाल की खाड़ी से आता है। अरब सागर मानसून की एक शाखा सिंध नदी के डेल्टा क्षेत्र से आगे बढ़कर राजस्थान के मरुस्थल से होती हुई सीधे हिमालय पर्वत से जा टकराती है और वहां धर्मशाला के निकट अधिक वर्षा कराती है। राजस्थान में इसके मार्ग में अवरोध न होने के कारण वर्षा का अभाव पाया जाता है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला इनके समानांतर पड़ती है। तो आगे जो ये चार्ट आप देख रहे हैं, ये मौसम के अनुसार वार्षिक वर्षा का वितरण है। तो इनकी समय अवधि देख लीजिए और वर्षा देख लीजिए कितना % है। तो वर्षा का मौसम दक्षिण पश्चिम मानसून, समय अवधि जून से सितंबर तक और वर्षा जो है वो 73.7%। पर्वतीय मानसून काल, समय अवधि अक्टूबर से दिसंबर, वर्षा 13.3%। पूर्व मानसून काल, समय अवधि मार्च से मई, वर्षा 10%। शीत ऋतु या उत्तर पश्चिम मानसून, समय अवधि जनवरी फरवरी और वर्षा 2.6%। तमिलनाडु पश्चिमी घाट के पर्वत वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, अतः यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा काफ़ी कम वर्षा होती है। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा उत्तर पूर्वीय मानसून के कारण होती है। शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल यानी रेट्रीटिंग मानसून सीजन कहा जाता है। इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी और
अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। इन चक्रवातों से पूर्वीय तटीय क्षेत्रों में मुख्यतः आंध्र प्रदेश और ओडिशा तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्र में गुजरात में काफ़ी क्षति पहुंचती है। प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे एल नीनो और भारतीय मानसून। एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो कि हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता रहता है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इससे भारत सहित अनेक स्थानों का मौसम प्रभावित होता है। एल नीनो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है जो कि अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन अथवा हमबोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित हो जाती है। ये धारा पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देता है। इसके निम्नलिखित परिणाम होते हैं। पहला, भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति। दूसरा, समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता। और तीसरा, प्लवक की मात्रा में कमी, जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या घट जाती है। भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग होता है। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ बालक ईसा है, क्योंकि ये धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है। पेरू, जो कि दक्षिणी गोलार्ध, दिसंबर गर्मी का महीना होता है। नेक्स्ट चैप्टर है भारत की मिट्टी। आगे हम डिस्कस कर रहे हैं भारत की मिट्टी को। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान कहते हैं, पेडोलॉजी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया है। तो उन 8 भागों को आज आप इस वीडियो में जानेंगे। तो पहला है जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल जिसको बोलते हैं। ये मिट्टी जो है ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में पोटाश की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ये भारत की सबसे उपजाऊ मृदा होता है जलोढ़ मिट्टी। ये मिट्टी भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान, तटीय मैदान जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है। ये 2 प्रकार की होती है जलोढ़ मिट्टी। एक होता है भांगर और दूसरा खादर। 2 प्रकार का होता है भांगर और खादर। पुराने जलोढ़ मिट्टी को भांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी की उर्वरता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू ये सारे फसलें उगाई जाती हैं। अगली मिट्टी है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस मिट्टी का काला रंग जो है ये टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट और जीवाश्म यानी ह्यूमस की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी में काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। इस मिट्टी को रेंगून मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को रेंगून मिट्टी भी कहा जाता है। कपास की खेती के लिए ये सर्वाधिक उपयुक्त होती है, अतः इसे काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। अन्य फसलों में जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा, इन सारी चीज़ों में ये सारी चीज़ें उगाई जाती हैं। भारत में काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, ओडिशा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक के उत्तरी जिला, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी और समुद्र तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु के सलेम, रामनाथपुरम, कोयम्बटूर और तिरुनेलवेली जिलों और राजस्थान के बूंदी और टोंक जिलों में पाई जाती है काली मिट्टी। अगली मिट्टी है लाल मिट्टी, रेड सॉइल। इसका निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार और कायांतरित शैलों के विघटन और वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। लाल मिट्टी का लाल रंग जो है वो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल योजित रूप में ये पीली दिखाई देती है। ये जो लाल मिट्टी जो है अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ये मिट्टी प्रायतः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। इस मिट्टी में कपास, गेहूं
और मोटे अनाजों की कृषि की जाती है लाल मिट्टी में। भारत में ये मिट्टी आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के उत्तरी पश्चिमी जिलों, मेघालय की गारो, खासी एवं जयंतिया के पहाड़ी क्षेत्रों, नागालैंड, राजस्थान में अरावली के पूर्वी क्षेत्र, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है लाल मिट्टी। चूना का इस्तेमाल करके लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। अगली मिट्टी है लैटराइट मिट्टी, लैटराइट सॉइल। इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता और शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। इसमें आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। शैलों की टूट फूट से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को गहरी लाल लैटेराइट, सफ़ेद लैटेराइट और भूमिगत जलवायु लैटेराइट के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। गहरी लाल लैटेराइट में लौह ऑक्साइड और पोटाश की बहुलता होती है। इसकी उर्वरता कम होती है, लेकिन निचले भाग में कुछ खेती की जाती है। सफ़ेद लैटेराइट की उर्वरता सबसे कम होती है और केओलिन के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। भूमिगत जलवायु लैटेराइट काफ़ी उपजाऊ होती है, क्योंकि वर्षा काल में लौह ऑक्साइड जल के साथ घुल करके नीचे चले जाते हैं। लैटेराइट मिट्टी चाय, इलायची और काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। देश में मृदा अपरदन और उसके दुष्परिणामों का नियंत्रण हेतु 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CAZRI की स्थापना की गई है। अगला जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है भारत की कृषि। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि, 4% भूभाग पर चारागाह, लगभग 21% भूभाग पर वन और 24% भूमि जो है वो बंजर और बिना उपयोगी की है। कृषि राज्य का विषय है, जिसका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची के प्रविष्ट 14 में है। राष्ट्रीय कृषक आयोग यानी NFC ने 4 अक्टूबर 2006 को सिफारिश प्रस्तुत किया कि कृषि को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में लाया जाए। भारत के अंतरिम, तो ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ये विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां हैं। तो विधियां आप देख सकते हैं। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन को कहते हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। मत्स्य पालन को पीसी कल्चर कहते हैं। फूलों के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। केचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहते हैं। फलों का उत्पादन पोमोकल्चर, सब्जियों का उत्पादन ओलेरीकल्चर कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर बागवानी को बोलते हैं। हवा में पौधों का उगाना एरोपोनिक कहा जाता है।